हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और मैं राम कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश गुरु चैनल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। शायद उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। आज उसकी जानकारी देंगे हम। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में तो बहुत सारी जानकारियां देनी है, एक एक करके। अभी हम आपको सेंटेंस सिखाएंगे, इसके बाद की वीडियो में सेंटेंस डालेंगे, अवसर मिलेगा। नरेशन डालते रहते हैं, सिंथेसिस, सिंटैक्स सब डालना है धीरे धीरे वीडियो। तो आज मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा और बेसिक पॉइंट सिखाऊंगा। ट्रांसलेशन का पूरा नियम मैं बताऊंगा। तो आज मैं टेंस का नॉलेज दूंगा आपको। तो बच्चों मैं शुरू करता हूं। चैनल का नाम है इंग्लिश गुरु राम कुमार पांडे। इसी पे आपको सारी लिंक मिलेगी, सारे वीडियो मिलेंगे। ओके, मैं बात करूं बच्चों टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब पीरियड। ठीक है, कौन सा टेंस है, किस काल में आप पढ़ा रहे हो? तो मैं पास्ट में पढ़ा रहा था, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये काल हो गए। तो पहली बात है कि टेंस क्या होता है, काल होता है, कितने प्रकार का होता है टेंस, आइए हम बात करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इट हैज़ 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने जो बीत चुका है, फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है। एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट क्या होता है? तो प्रेजेंट का सिंबल क्या है, आइए मैं बता दूं। प्रेजेंट का सिंबल क्या है, कैसे पहचानेंगे? इसका सिंबल है बच्चों इज, एम, आर। मतलब है, हैं, है और हूँ और हैं। ये बेसिक सिंबल है। हम चाहे जो प्रेजेंट के चाहे जितने फ्रेगमेंट करें, चाहे जितने हम उसके टुकड़े करें, लेकिन सब में ये आएगा। जैसे हम प्रेजेंट के चाहे जितने भाग करें तो है, हूँ और हैं ये तो आएंगे ही आएंगे। तो मेन हम इनको इनसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा भाग है ये तो बाद की बात है। मार्कर है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता था, पढ़ाता रहूँगा, पढ़ाता हूँगा। तो ये एलिमेंट्स हैं, पहचानने के तरीके हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट को पहचानने के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 एलिमेंट्स हैं जिससे प्रेजेंट पहचाना जाता है। पास्ट को पहचानने का तरीका क्या है, क्या एलिमेंट्स है? वाज, वर, जिसका मतलब है था, थी, थे। और फ्यूचर कैसे पहचाना जाएगा? इसका मतलब है विल बी अथवा शैल बी, मतलब होगा, होगी, होंगे, होंगे। ये आपके पहचानने के तरीके हैं। 3 टेंस के पहचानने के तरीके हैं ये। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि था, थी, थे आए पास्ट में। मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, वह गई, वे गए। तो लास्ट में क्या आता है? ये भी पास्ट ही है। तो लास्ट में एक वर्ब ले लेता हूं, गया, गई और गए।
इसमें तो ये पक्का है कि आएगा प्रेजेंट पहचानने के लिए, इसमें ये पक्का है कि ये आएगा, ये भी पक्का है कि ये ना आए तो ये आ सकता है। लास्ट में बड़ा आ का मात्रा आएगा अथवा बड़ी ई की मात्रा अथवा ए की मात्रा, ठीक है। मतलब जैसे आ, बड़ी ई अथवा ए, ये मात्रा आएंगे। ये पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, कोई भी सीख सकता है। घर की माताएं हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, इच्छा होती है तो वो कैसे सीखें, आइए हम उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे तो सीख ही लेते हैं। तो ये हुआ बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। प्रेजेंट क्या होता है तो मैंने बता दिया। कितने प्रकार के प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं तो मैं बताऊंगा प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट हैज़ 4 पार्ट्स। इसके 4 भाग होते हैं बच्चों। अगर हमें प्रेजेंट में बात करना है तो इन चारों पार्ट से होके गुजरना होगा। कभी हम कौन कौन सा पार्ट है आइए दर्शन करें। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं पार्ट्स का नाम बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं लिख भी देता हूं, चलिए छोटा करके मैं लिख देता हूं, ABCD करके। ए में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है B प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है C प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और D है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ये 4 टेंस हो गए। सारा टेंस आप नहीं जान सकते एक साथ में। अगर आपको प्रेजेंट में बात करना है बच्चों तो इन चारों टेंस से होके गुजरना पड़ेगा। केवल प्रेजेंट में अगर आप बात करोगे तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें आप बातचीत कैसे करो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बताएंगे, परफेक्ट बताएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताएंगे। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले तो इसकी पहचान बताइए। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान बताइए क्या होता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं, जब मैंने पूछा तो कुछ बच्चे कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या बच्चों ने सही कहा कि गलत कहा, बात करते हैं हम। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, क्या है बच्चों ने क्या कहा। तो मैं बात कर रहा था कि बच्चे बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं वाक्य अंत में आते हैं। आइए मैं उनकी बात पहले लिखता हूं, सही है कि गलत बाद में पहचान कराएंगे। बच्चों ने क्या कहा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। देखिए, दूध सफेद
होता है। बच्चों ने बोला था जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। दूध सफ़ेद होता है, रात्रि काली होती है, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। ठीक है, ता है आया है, ती है आया है, ते हैं आए हैं। क्या ये इंडेफिनिट है? ये बिल्कुल इंडेफिनिट नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए बात करता हूँ। दूध सफ़ेद होता है, क्या करेंगे? द मिल्क इज वाइट, रात्रि काली होती है। द नाइट इज ब्लैक, बच्चे नटखट होते हैं। द चिल्ड्रन आर नाटी। बच्चों बात क्लियर हुई ना? ये इसका ट्रांसलेशन मैंने लिख दिया। अब मैं बात करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। मैं पहचान बता रहा हूं। बच्चों ने जो पहचान बताई थी वो पहचान ये है। ओके, अब ये सही है कि गलत है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप स्वयं जानिए। बट ट्रांसलेशन जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश लिखा है वैसे आप देखते रहिए। अब अगला क्या है? अगला प्रोसीजर क्या है? वह पत्र लिखता है, वह गाना गाती है, बच्चे अपना पाठ याद करते हैं। ओके, देखिए यहां भी ता आया है, ता है, यहां भी ता है, यहां ती है, यहां ती है और यहां ते हैं, यहां ते हैं। सब में सेम है। अंतर क्या है? मैं ट्रांसलेशन लिखता हूं, आप जरा पहचानिएगा। वह पत्र लिखता है। ओके, यहां भी ता है, यहां भी ता है, तो अंतर क्या है सर? अगर मैंने ये कहा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, इंडेफिनिट कहलाते हैं, तो फिर इसमें आपने जो लिखा है ये भी वैसा ही है और ये भी वैसा ही है। वाक्य के अंत में ही तो ता ती ते आया है। मैं यही आपको डाउट्स यही क्लियर कराना चाहता हूं। अंतर क्या है? दूध सफेद होता है, क्या दूध सफेद होने का कार्य करता है? क्या रात्रि काली होती है, रात्र काली होने की कोशिश करती है? रात्र काली होने की कोशिश करती है क्या? दूध ये कहता है कि मैं सफेद हो जाऊं, दूध इस सफेद होने के लिए प्रयत्न करता है क्या? बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, ये स्वभावता होते हैं, नेचुरली होते हैं, बनावटी नहीं। बच्चे नटखट होते हैं, नटखट कार्य करते नहीं हैं, उनके स्वभाव में नटखटपना दिखती है। नंबर एक बात, यहां देखिए, वह पत्र लिखता है, वह कौन सा कार्य करता है? जवाब मिलेगा लिखता है। कौन सा कार्य करता है? वो लिखता है। वह कौन सा कार्य करती है? वह गाती है। और बच्चे कौन सा कार्य करते हैं? याद करते हैं। यहाँ कार्य हो रहा है, यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात जो मुख्य प्रमुख चीज है वो क्या है? मैं ट्रांसलेशन लिखता हूं, जरा सुनिएगा। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। बच्चे अपना पाठ याद करते हैं, द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन। अब देखिए जरा, यहां भी है
है और हैं, यहाँ है और हैं, यहाँ के लिए आपने इज एम आर लगाया है, कहीं इज लगाया, कहीं आर लगाया है, लेकिन यहाँ है के लिए आपने कहीं इज एम आर नहीं लगाया है। इससे ये पता चलता है, अब ये दोनों तातीते हैं। आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तातीते तो यहाँ वाक्य के अंत में है, ये भी वाक्य के अंत में है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ क्रिया, लिखना एक क्रिया है, गाना एक क्रिया है, याद करना एक क्रिया है। ये तातीते क्रिया के अंत में आया है और ये वाक्य के अंत में आया है। वाक्य के अंत में आने वाला कोई गारंटी नहीं कि इंडेफिनिट हो, लेकिन क्रिया के अंत में आने वाला इंडेफिनिट ही है। अगर हमें इंडेफिनिट बनाना है तो क्रिया के अंत में तातीते लगाना होगा। तो डेफिनेशन क्या है? मैंने अंतर क्लियर कर दिया, डिफरेंस क्लियर किया कि दोनों में अंतर क्या है। जिस वाक्य के अंत में तातीते आते हैं वो इंडेफिनिट नहीं होता, वो तो केवल एक सिंपल सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट से बिलोंग करता है। और जो क्रिया के अंत में तातीते आता है वो इंडेफिनिट होता है। जो प्रेजेंट से बिलोंग करेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट से बिलोंग करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम पास्ट की चर्चा ही नहीं करेंगे, प्रेजेंट हम आपको बता दें, प्रेजेंट हम आपको बता दें और फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोज दैट समवन इज आस्किंग द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड यू विल हैव टू आल्सो से दैट तातीते comes in the end of the verb is called present indefinite tense. Is that clear? तातीते क्रिया के अंत में आए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलो हमारी पहचान तो हो गई, पहचान तो हो गई। अब हम क्या करेंगे? पहचान तो हो गई है, आइए हम बात करते हैं। तो बात करें हम कि ये बन तो गया। आइए अब क्या बात करें कि पहचान तो हमें आ गई, लेकिन हम रूल्स कैसे लिखेंगे? मुझे कैसे मालूम? ये तो मालूमात हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसका सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए पहली बात है, यहाँ इज एम आर लगा है, यहाँ इज एम आर नहीं लगा है। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि इज एम आर विल नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये रूल्स है, फर्स्ट रूल है। आप हेडिंग डालेंगे रूल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग डालेंगे। कहिए तो मैं लिख दूं यहाँ रूल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ छोटा छोटा लिखता हूँ, रूल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका रूल हुआ। इसमें ये रूल है, प्रमुख रूल यही है कि इज एम आर वाज, इज एम आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इज एम आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और जो इंडेफिनिट नहीं होगा उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कैसे पता? दूध सफ़ेद होता है, इसमें कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, उसका नाम हनुमंत है, तातीते तो आया लेकिन इसमें कार्य नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनिट की पहचान बता दिया और प्रमुख रूल्स बता दिया। अब रूल क्या है? पहला रूल क्या है? और देखिएगा, अब मैं बात करूं कि इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसी की बात करूं, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। देखिए अब यहां से मैं पुनः लिखता हूं, वह 4 तरीके से लिख सकता हूं। वह पत्र लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। 2 तरीके हो गए। ठीक है बच्चों। दूसरा है, तीसरा, क्या वह पत्र लिखता है? क्या वह
पत्र नहीं लिखता है। और एक और आप बना सकते हैं, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है। एक सेंटेंस का आपने 5 तरीके से सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस को आप 5 तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मैंने लिखा है कि ये फार्मूला, एक सेंटेंस ये एक इस प्रकार का लिखेंगे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है इसमें नॉट लगा है तो निगेटिव। तीसरा है क्वेश्चन है मार्क है तो इंट्रोगेटिव। चौथा है क्वेश्चन मार्क भी है और निगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब हमें चारों प्रकार का नियम लिखना होगा। तो क्या है, पहला हम बात करेंगे, एक इंडेफिनिट को 4 भाग में, इंडेफिनिट को 4 भाग में बांटते हैं। पॉजिटिव इंडेफिनिट अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट को 4 भाग में बांटते हैं। इंडेफिनिट के प्रेजेंट इंडेफिनिट हैज़ 4 पार्ट। तो पहला है कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ नीचे लिखूं ताकि पूरा आ जाए। अफर्मेटिव का रूल क्या है, पहला है अफर्मेटिव का, यहाँ ए लिख दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का रूल हो गया। ठीक है बच्चों, ये अफर्मेटिव का रूल हो गया। अफर्मेटिव का रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैं बात करूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, ही, शी, इट। ओके, किसी का नाम ले लीजिए, अमित और फिर अमिता, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। ये आदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, आदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इसका मैं एग्जाम्पल यहीं लिखूंगा, वह पत्र लिखता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वह पत्र लिखता है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह हो जाएगा ही, वह ही क्या करता है, लिखता है। लिखना की अंग्रेजी क्या होगी, राइट। V1 क्या करना है, सब्जेक्ट लिखो फिर आप V1 लिखो। क्या लिखोगे, V1 लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे फिर V1 लिखोगे। तो V1 क्या है, राइट। और V1 में क्या करने का, S या ES लगाना। कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। S या ES कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और फिर क्या करोगे, वह लिखता है। ठीक है, वह लिखता है, क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट है आपका वह, वर्ब है आपका लिखता है, क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट। पत्र आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही राइट्स अ लेटर, ये आपका कौन सा नियम बना, ये आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव नियम है। अब मैं ये वीडियो को आप पॉज करिएगा नोट्स बनाने के लिए, और उसके बाद में मैं मिटा रहा हूँ फिर आगे का। हमने क्या लिखा, अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से, आप इसको जो है पॉज करिएगा और उसके बाद में मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे करिएगा, लिखिएगा ऊपर से। ओके बच्चों, थोड़ा मिटाऊंगा। अब मुझे कौन सा नियम लिखना है, निगेटिव। पहला ये अफर्मेटिव में है इंडेफिनिट, और दूसरा है निगेटिव, दूसरा निगेटिव। इसका नोट्स मैं लिख देता हूं। क्या नोट्स में क्या है,
SS, SV, PS, PV, ये आपका नोट्स है। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाइएगा। आपको कैसे मालूम कि सब्जेक्ट सिंगुलर है? तो सिंगुलर के लिए ये आदि आदि शब्द आ सकते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कब होगा? प्लूरल सब्जेक्ट कब होगा? देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स आदि। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब बनता कैसे है, यहां मैं बात करूंगा। सिंगुलर वर्ब बनता कैसे है? सिंगुलर वर्ब क्रिया में एस या ईएस लगाओगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। और प्लूरल वर्ब कैसे बनता है? V1 आपका प्लूरल वर्ब होता है, V1 प्लूरल वर्ब है और V1 में एस या एस लगा दो तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या है? पुनः लिखिए, SS, SV, PS, PV। ये फार्मूला अनमोल है, आप नोट करिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, ये सब में लागू होगा। ठीक है, ये फार्मूला नोट करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा सेंटेंस है निगेटिव, ये वाला है। निगेटिव में क्या होता है? SS डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और PS डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और तीसरा है SS होगा। अगर आप नेवर लगा रहे हो, SS के साथ अगर आप नेवर लगा रहे हो तो V1 में S या ES लगेगा। और PS के साथ अगर आप नेवर लगा रहे हो तो V1 ही रहेगा, S या ES नहीं रहेगा। ये आपका निगेटिव का फार्मूला है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर क्या करेंगे? डज नॉट लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे? V1 क्या है? लिखना, राइट। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। क्या होगा? PS क्या है? आई डू नॉट आएगा। आई डू नॉट। V1 क्या है? लिखना। क्या लिखना? अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर। तीसरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर नेवर आता है, जैसे वह कभी नहीं लिखती है, वह कभी नहीं लिखती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी क्या लिखेंगे? नेवर लिखेंगे कभी नहीं के लिए। फिर क्या लिखेंगे? V1 माने लिखना, SIS लगाना पड़ेगा। सी नेवर राइट्स, सी नेवर राइट्स, वो कभी नहीं लिखती है।
और ये प्लूरल के साथ नेवर आएगा तो मैं कभी नहीं लिखता हूँ, प्लूरल के साथ नेवर आता है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, तुम कभी नहीं लिखते हो, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तुम कभी नहीं पढ़ते हो। इसका होगा प्लूरल सब्जेक्ट है आपका यू, क्या लिखूं, नेवर लिखूं, और पढ़ना की रीड। ये बच्चों आपका निगेटिव हुआ, निगेटिव रूल। ओके, ये आपका निगेटिव हुआ। दर्शन करिएगा, अभी हमने प्रेजेंट डेफिनिट के केवल 2 नियम बताए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक अफर्मेटिव में लिख सकते हैं, जो ये अफर्मेटिव का सिंबल है, और अफर्मेटिव में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अफर्मेटिव में 2 तरीके से, एक सिंगुलर सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट पे। मैंने एग्जांपल आपका प्लूरल वाला नहीं दिया है, यहाँ मैं दे सकता हूँ। प्लीज़ एक सिंगुलर सब्जेक्ट पे बना सकते हो। फार्मूला मैंने क्या लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे, V1 में S या ES लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो ये फार्मूला यहाँ भी लिख देता हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है बच्चों इधर ना दिख रहा हो तो मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे, यहाँ इधर कर देता हूँ, ये प्लूरल सब्जेक्ट अगर आप पा रहे हो तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला है। ओके बच्चों, अब मैं बात करता हूँ कि हम स्कूल जाते हैं। कौन जाता है, हम, कई लोग हैं, कई लोगों से मिलकर बनता है। हम स्कूल जाते हैं, हम के अंग्रेजी। अच्छा, अब यहाँ पे एक फार्मूला क्या है कि प्लूरल वर्ब होगा आपको, तो प्लूरल वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट वी हो गया। फिर क्या है वर्ब, कौन, हम क्या करते हैं, जाते हैं, जाना की अंग्रेजी होगी गो, तो वी गो, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। बच्चों यहाँ को नहीं लिखा है, लेकिन जब आप किसी स्थान को जाओगे तो टू लगाना पड़ेगा, किसी स्थान से आओगे तो से लगाना पड़ेगा, किसी स्थान को जाओगे तो टू लगाना पड़ेगा। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तो वी गो टू स्कूल। ये आप इंडेफिनिट के क्षेत्र में ही हो। क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इफ यू आर गेटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल हैव टू आल्सो अप्लाई V1 प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट। इफ यू आर गेटिंग प्लूरल सब्जेक्ट यू विल हैव टू आल्सो अप्लाई ओनली V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? I have also given example based on singular and plural subject. Okay, it must be finished by you. अब मैं बात करता हूँ निगेटिव में। मैंने पूरा एग्जाम्पल लिख दिया है। कहाँ लिखा है, निगेटिव में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर लगेगा तो V1 में SEIS, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेवर लगेगा तो केवल V1। बच्चों, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं बगल, माइंड ना करिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर नियंत्रण किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। बच्चे तो मन के राजा होते हैं, मन के सच्चे भी होते हैं। ठीक है, और पढ़ाई में ध्यान करिएगा। तो और यहाँ हमने लिख दिया है यू नेवर, ये आपका प्लूरल वाला। देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा है और ये इसका एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। आपका निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव, इसका। तो मैं एक तरफ मैं हट जाता हूँ, अब मैं मिटाने वाला हूँ पूरा इंट्रोगेटिव। अब मैं मिटाने वाला हूँ इसको पूरा। बच्चों, टाइम की परवाह नहीं करने का, आप वीडियो देखते रहिए। आज इसको पूरा हम समाप्त कर देंगे, कम से कम इंडेफिनिट तो समाप्त हो जाए, इसलिए चारों रोल इसको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, टाइम की परवाह नहीं करने का। तो ये आप नोट करिएगा, इसको पाज करके और नोट करिएगा। मैं मिटाने जा रहा हूँ यहाँ से, फिर हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव। ये नहीं मिटाऊंगा, ये वाला नहीं मिटाएंगे। ओके, ये भी मिटाओ। चलिए जल्दी मिटे। ठीक है बच्चों, बनाने में बहुत समय लगता है, मिटाने में समय नहीं लगता है। कहने का मतलब समझते हैं? आपको नॉलेज लेने में समय लगेगा,
और जितना नॉलेज लिए हो अगर गलत संगत में पड़ गए तो नॉलेज सब चली जाएगी, इसलिए मिटाने में समय नहीं लगता है। मैं बात करूं तीसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव कोई पूछे कि क्या होता है तो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो पॉजिटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इसमें में केवल प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। आइए मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले नियम लिखूं। बच्चों मैं बता दूं आपको, डू और डज है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट्स लिखता हूँ, नोट्स में स्पेशल चीज़ लिखने जा रहा हूँ। डू अथवा डज मैंने लिखा था, ये क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, बार बार डू डज ना लिखूं, अगर हेल्पिंग वर्ब लिख दूं तो काम चल जाएगा, चल जाना चाहिए। अब मैं तीसरा है सी, इंट्रोगेटिव। आज खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपका। तीसरा नियम है इंट्रोगेटिव। इसका रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डू अथवा डज। डू कब आएगा, यही मैं लिख देता हूँ। डू कब आएगा, डू किसके लिए यूज़ होता है, पीएस के लिए डू यूज़ होगा और एसएस के लिए डज यूज़ होगा। समझ में आई होगी बात बच्चों। ओके, डू डज आपका, डू डज को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और डू डज का प्रयोग कब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का और सिंगुलर के साथ डज का। तो डू डज लिखेंगे जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं V1, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस डू डज को आप पहले लिख दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या, ऊपर लिखो क्या। आप भी जानते हो कि क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन उस व्हाट की, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन यहां हमें पहले क्या मिलेगा, लेकिन क्या के लिए व्हाट नहीं लगाएंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। अभी आप रूल समझिएगा, चुटकी बजाते हुए रूल को आप ध्यान दो चाहे ना दो, चुटकी बजाते हुए आपको ये सेंटेंस आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आ जाएगा, चुटकी में आएगा। डू या डज अगर हम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या ही होता है। तो अब यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, दो तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके और दूसरा है इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करके। इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डू अथवा डज, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर V1 का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है बेटा। अब आइए मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल जो मैंने दिया था। एग्जाम्पल क्या है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, ये क्वेश्चन मार्क बना। बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, तुम लोग ट्रांसलेशन बना नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारा बेसिक सेंटेंस ठीक नहीं होता। मेरी बैटरी भी मतलब लो हो गई है एकदम, इसे मुझे वीडियो रोकना होगा, 3% बची है, वीडियो रोकना होगा। मैं जल्दी से इसको समाप्त करता हूँ, बहुत जल्दी। ठीक है, क्या वह पत्र लिखता है, यहाँ क्या लगा, और ये वह सिंगुलर है इसलिए क्या है, डज लगाएंगे। ओके, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है आपका ही, फिर क्या लिखेंगे V1, डज ही राइट, फिर क्या लिखेंगे अ लेटर,
ओके, दूसरा एग्जाम्पल इसके, वह पत्र क्यों लिखता, वह गाना क्यों गाता है, वह गाना क्यों गाता है। देखिए बेटा, इसको प्रश्नवाचक बनाया किसने, कौन से शब्द ने, क्यों ने। सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे जो प्रश्नवाचक बनाता है, यहाँ हो जाएगा व्हाई। फिर इनके बाद में हम डू डज लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, प्लूरल है तो डू लिखेंगे, तो व्हाई डज। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, ही। फिर क्या लिखेंगे, V1 गाना सिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। ओके, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाया हूँ इसको। वह गाना क्यों गाता है, व्हाई डज ही सिंग अ सॉन्ग। इसमें क्या होगा बच्चों, व्हाई डज ही सिंग अ सॉन्ग। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक बनाते हैं उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो यहाँ प्रश्नवाचक सेंटेंस किसने बनाया, क्यों ने। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये नियम है। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा। ओके बच्चों, ये सेंटेंस इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको आगे की बात बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। लिंक आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस नाइट।